Hey everyone, this is Damini and welcome back to your channel Roshan Shah Study Point. So आप सभी जानते हैं कि आज जैसे कि आपको स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 समझेंगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि क्लास 11th का एडमिशन हुआ है और काफ़ी टाइम हो भी गया है, तो मुझे लगता है कि आप बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन पढ़ना शुरू कर दिया होगा। इसीलिए मैंने फिजिकल एजुकेशन की जो वीडियो है वो अभी बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं जानती हूँ फिजिकल एजुकेशन बहुत कम बच्चे जो हैं शुरुआत में पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के टाइम ही पढ़ते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने इस वीडियो को मैं बनाने के लिए रुकी हुई थी, ताकि मैं थोड़ा सा पहले डालूं, ताकि आप लोगों को एग्जाम से कुछ समय पहले आपका सिलेबस कवर हो जाए एंड जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी चैप्टर को लेकर आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाए। तो चैप्टर का नेम ही है आपका शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर। तो नेम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि शारीरिक शिक्षा हम इसमें ओवरऑल, क्योंकि आप लोग क्लास 11th में आ गए हैं और क्लास 11th में आपका एक न्यू सब्जेक्ट जुड़ जाता है, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन सबसे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि फिजिकल एजुकेशन है क्या। तो इसीलिए आपका चैप्टर नंबर 1 भी रखा है फिजिकल एजुकेशन, यानी कि जो शारीरिक शिक्षा है उसमें जो बदलती प्रवृत्तियां हैं और कैरियर, किस तरीके से आप इसको पढ़ के इसमें कैरियर बना सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें बदल रही हैं, ठीक है, और आने वाले समय में आप उनको देख भी सकते हैं। तो इसीलिए मतलब एक पूरी नॉलेज आपको देने के लिए इस चैप्टर को रखा गया है, ताकि जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो आपको फिजिकल एजुकेशन के बारे में पता रहे कि इसको पढ़ने के बाद आप इस करियर को अपना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में होता है, तो वो स्पोर्ट में भी अपना बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी उनको उनके पास है कि वो फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से एक अच्छा करियर चुन सकते हैं। तो पूरी जानकारी इस चैप्टर में दी हुई है कि कैसे आप लोग अपना सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन है क्या, किन किन विद्वानों ने फिजिकल एजुकेशन को क्या क्या कहा है। तो ओवरऑल हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ेंगे आज। आप लोग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग एकदम लेंथी लेंथी पढ़ेंगे, कुछ नहीं। मैंने एकदम बुलेट पॉइंट्स आपको इसमें ऐड किए, ताकि एक बार पढ़ते ही आप लोगों को आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे सॉल्व हो जाए। एंड आप एक बार जब ये पढ़ें तो एक बस आपको एग्ज़ाम के टाइम इसको रिवाइज करना पड़े। इतनी अच्छे तरीके से मैंने इसको तैयार किया है आप सभी के लिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसको अच्छे से समझें, देखें। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताएं। इसी के साथ आप लोग जितना ज़्यादा मुझे प्यार देंगे, मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। बट आप लोगों को कंटिन्यूसली अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि जिनको फिजिकल एजुकेशन पसंद नहीं है वो भी अच्छे से कर सके, और मैं आप सभी के लिए यूं ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, टॉपिक समझ लेते हैं, किन किन टॉपिक को मैं कोशिश करूँगी आज के पूरे लेक्चर में आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट करा दूँ, ताकि एक चैप्टर के लिए आपको दूसरी वीडियो कोई ना देखनी पड़े। एक चैप्टर देखने के बाद ही आपको आपका चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा शारीरिक शिक्षा की अवधारणा। आप लोग जानते हैं एक नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, नया विषय है आपके लिए, तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि है क्या शारीरिक शिक्षा, फिर आपके सिलेबस में क्यों रखा गया है, उसके लक्ष्य समझेंगे और उद्देश्य। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, लक्ष्य और उद्देश्य। नेक्स्ट समझेंगे बदलती प्रवृत्तियाँ, कि खेलों में नई नई जो कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो बदल रहे हैं, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे आज के समय में, आप 15-20 साल पहले चले जाइए और आज देखिए, आज देखेंगे खेल के क्षेत्र में कितने सारे टेक्निक्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया है। तो उनके बारे में समझेंगे। फिर जानेंगे कैरियर, कि आप फिजिकल एजुकेशन में कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं, किन किन कोर्स को करके आप फिजिकल एजुकेशन में एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज अ डाइटिशियन बन सकते हैं। इसके अलावा 2 कार्यक्रम के बारे में समझेंगे, वो है खेलो इंडिया कार्यक्रम एंड फिट इंडिया मूवमेंट। दोनों ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, आपको पता रहेगा कि फिजिकल एजुकेशन में चल क्या रहा है। तो मुश्किल से 5 टॉपिक है, चैप्टर बहुत छोटा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की अवधारणा या शारीरिक शिक्षा की अवधारणा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, देखिए शारीरिक शिक्षा नाम से समझ में आ रहा है, फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा मतलब जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा है। जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जैसे आपने देखा भी होगा क्लास 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता है। उससे पहले भी आप लोग देखते हैं कि आप बहुत सारे स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन का या स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, जिसमें बच्चों को स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी जाती है कि खेल के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है।
तो फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है कि शारीरिक जो गतिविधि हैं, जो शारीरिक गतिविधियाँ जिनको आप करते हैं उनके माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, ठीक है, उसको शारीरिक शिक्षा कहते हैं। खत्म। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा को लेकर। एक दो विद्वान हैं, उन्होंने अपने मत दिए हैं, जिसमें से एक है एच.सी. बेक। तो एच.सी. बेक इंपॉर्टेंट है, इनका कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ इनका उल्लेख किया है। एच.सी. बेक बोलते हैं कि शारीरिक शिक्षा जो है वो शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का ही एक भाग है। यानी कि शारीरिक शिक्षा जैसे सामान्य शिक्षा होती है वैसे ही शारीरिक शिक्षा है, और सामान्य शिक्षा जैसे आप और सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और सब्जेक्ट सीखते हैं वैसे ही एक फिजिकल एजुकेशन भी है। इसका संबंध जो है वो आपकी शारीरिक क्रियाकलापों से है। नाम से क्लियर है कि शारीरिक शिक्षा यानी कि इसका संबंध किससे है? शारीरिक क्रियाकलापों से। जो भी आप शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं और शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों की वृद्धि, विकास, शिक्षा जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो एच.सी. बेक कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा जो है वो शिक्षा का ही एक सामान्य भाग है, जिसका संबंध शारीरिक क्रिया के द्वारा बच्चों की वृद्धि और विकास करना है। ठीक है, और उनको शिक्षा प्रदान करना है। ये शारीरिक क्रियाएं जो हैं वो उनके द्वारा ही बच्चों को संपूर्ण शिक्षा मिलती है, उनका संपूर्ण विकास होता है। तो कई बार ये आपसे उनका जो विचार है वो पूछ लिया जाता है, और आंसर लिखते समय भी जब आप एक दो विचार दे देते हैं अपने आंसर में तो आपका आंसर थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है, पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो शारीरिक शिक्षा का आई होप कि तुम लोग को मतलब समझ में आ गया हो कि शारीरिक क्रियाकलापों के या गतिविधियों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। अब बारी है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्यों की, कि शारीरिक शिक्षा आखिर जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसके लक्ष्य क्या है, क्यों आपके सिलेबस में इसको रखा गया है। तो हर चीज़ के अपने लक्ष्य होते हैं, वैसे इसके कुछ लक्ष्य हैं। जैसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण मतलब आप जब फिजिकल एजुकेशन, आप स्पोर्ट्स में भी हैं, आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो इससे आपके सर्व मतलब सभी, अंग मतलब सभी अंगों का विकास होगा। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास करना, आपके शरीर का सर्वांगीण विकास होगा। इसके अलावा बच्चों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तंदुरुस्त बनाता है। तो बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से ये तंदुरुस्त बनाता है, क्योंकि जब आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, उससे संबंधित क्रियाकलाप करते हैं, तो आप मानसिक रूप से भी बहुत अच्छे से रहते हैं, आप भावनात्मक, इमोशनली आप बहुत ठीक रहते हैं, और शारीरिक तो आप रहते ही हैं। तीसरा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य योग्यता प्रदान करता है। आपने देखा होगा जो लोग फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं वो लोग इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप देखेंगे वो उनका मानसिक लेवल भी बहुत हाई होता है। तो इनका उद्देश्य यही है कि बच्चों को शारीरिक शिक्षा पढ़ने के बाद जब वो ऐसे कुछ गतिविधियां करें, कुछ क्रियाकलाप करें, तो उनका मानसिक, भावनात्मक उनको सुयोग्यता प्रदान की जा सके। ठीक है, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज़रूरी हो गया। कई बार हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो जाते हैं, तो ये हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फोर्थ, आप लोग बता सकते हैं कि बच्चों में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करना। जब आप शारीरिक शिक्षा पढ़ते हैं, क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, आप बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप हार्ड वर्किंग होते हैं, आप कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपके काफ़ी सारे नैतिक गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार से जो शारीरिक शिक्षा है उसके लक्ष्य हैं। सबसे पहला सर्वांगीण विकास, दूसरा आप बता सकते हैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से तंदुरुस्त बनाना है, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से सुयोग्य प्रदान करना है। इसके अलावा बच्चों में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करना है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य समझते हैं। उद्देश्य का मतलब है कि इसको जब रखा गया तो उसके क्या आउटकम्स है, और लक्ष्य का मतलब है कि बच्चों को पढ़ने के बाद ये लक्ष्य इनकी प्राप्ति होगी कि बच्चे मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे, भावनात्मक रूप से वो कंट्रोल कर पाएंगे अपने इमोशंस को, शारीरिक रूप से वो लोग ठीक रहेंगे। तो ये लक्ष्य हो गए थे। अब बात करते हैं इनके उद्देश्य की, जिसमें पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास। देखिए, जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और अब आप लोग पूरे बुक में पढ़ेंगे भी अलग अलग प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है, और आपके बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ आपसे कराएंगे भी। तो फिजिकल एजुकेशन का पहला उद्देश्य यही है कि वो आपका शारीरिक यानी कि आपके शरीर का विकास करता है। तो शारीरिक विकास में सहायक है पहला उद्देश्य। दूसरा, मानसिक विकास करता है। जब आप शारीरिक प्रैक्टिस करते हैं किसी भी स्पोर्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपने देखा होगा कि उससे आपका मस्तिष्क का भी विकास होता है, यानी कि आप मानसिक तौर
पर भी आप मजबूत बनते हैं। इसके अलावा समाज में विकास होता है, आपके अंदर बहुत सारे सामाजिक जब गुणों का विकास होता है तो उससे क्या होता है, आपके जो सामाजिक विकास है वो भी होता है। आप दूसरों से इंटरेक्ट करने में आसानी होती है, आपको डर नहीं लगता, आप बहुत इजीली पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हैं, अच्छे से रिलेशन रख पाते हैं। तो ये सभी आपके सामाजिक गुण होते हैं। इसके अलावा आपके मांसपेशियों का विकास करता है। मांसपेशियाँ आप जानते हैं, जितना ज़्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उनमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपकी मांसपेशियाँ, आपकी जो मसल्स है वो खींचेंगी। जब वो आपस में खिंचती है तभी उनका विकास होता है, ठीक है। और भावनात्मक विकास, जब आप फिजिकल एक्टिविटी, कई बार होता भी आपने सुना होगा, आप जब बहुत स्ट्रेस होते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो बोलते भी हैं कि आप लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी डायरेक्टली कंट्रोल होती है आपके इमोशन से, आपके मेंटली जो सिचुएशन है उससे। तो जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आप मानसिक तौर पे तो स्ट्रांग होते हैं, और जब आप मानसिक तौर पे स्ट्रांग होंगे तो आप भावनात्मक रूप से भी अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य का विकास होता है, यानी कि जब आप निरंतर रूप से आप स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियां करते हैं, तो इससे आपके स्वास्थ्य का विकास होता है, आप निरोगी रहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, और आपके स्वास्थ्य जो है वो एकदम सुचारू रूप से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने देखा होगा, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। तो कारण ही यही होता है, उनके अंग जो होते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो पाते हैं, उनकी मांसपेशियाँ अच्छे से मूव कर पाती हैं, तो इसके कारण उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारे शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा में या खेलों में जो बदलती हुई प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। खेलों में बदलती हुई प्रवृत्तियां, तो आप इसको ऐसे समझिए, देखिए आप अगर बात करें 10 से 15 साल पहले जाएंगे और आज के समय की बात करेंगे, तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। कैसे? जैसे आप लोग कुछ समय पहले अगर देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 90s के युग में, तो आपने देखा होगा उस समय स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा कुछ ऐसे उपकरण नहीं थे, बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। टेक्नोलॉजी जो है वो कृषि, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी इतना आगे बढ़ गई है। जैसे आज के समय में आप लोग देख सकते हैं ट्रेडमिल आ गया है, स्विम वेयर आ गए हैं, जिनसे हमारे जो बॉडी का तापमान है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो गति है, उसको कई बार बढ़ाते हैं, उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं। तो बदलती प्रवृत्तियों में हम यही समझेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है कि जो खेल की सतह है, ये सतह है यहाँ पे। तो खेल की सतह, जैसे आप लोग जानते हैं ज़्यादातर जो खेल होते हैं वो सतह पे खेले जाते हैं। अगर आप 1900 में देखेंगे तो खेल की सतह के तौर पे एकदम सामान्य घास के मैदान हुआ करते थे, ठीक है। घास के मैदान थे, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, या कभी कभार घास के मैदान हुआ करते थे तो कहीं एकदम सिंपल प्लेन ज़मीन हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में अगर आप लोग देखोगे तो आप देख सकते हैं कि आज कोई भी टूर्नामेंट होता है, कोई भी कंपटीशन होता है, सबसे पहले ट्रेडमिल बिछाया जाता है। क्यों? ताकि जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अच्छे से उस एक्टिविटी को कर सकें, उनकी स्पीड बढ़ सके, उनकी स्पीड जो है वो कंट्रोल में रह सके। तो आप समझ पा रहे होंगे। पहने योग्य गियर, आप लोग देखते हैं आज के समय में, क्रिकेट को ले लेते हैं। क्रिकेट आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे गियर पहने जाते हैं जो आपके अंगों की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हेलमेट पहना जाता है, पैड्स पहने जाते हैं। तो ये सारे गियर होते हैं जो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। खेल उपकरण, आजकल खेल उपकरण ऐसे आ गए हैं कि आपको कम से कम चोट लगती है, और वो इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें वो मॉनिटर कर लेते हैं। तकनीकी प्रगति, तो इनमें हम इन चीज़ों में समझेंगे कि खेल योग्य गियर क्या है, खेल उपकरण क्या है, खेल तकनीक क्या है। खेल की सतह, सबसे पहले समझते हैं खेल की सतह, कि खेल की सतह से क्या मतलब है। देखिए, खेल की सतह का मतलब होता है जहाँ पर कोई खेल खेला जाता है। मैंने आपको बताया भी कि जहाँ पे कोई, अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट जिस स्थान पर खेला जा रहा है उसको बोलेंगे खेल की सतह, ठीक है। तो आप देखते हैं कितने भी टूर्नामेंट हो गए हैं, कितने भी स्पोर्ट्स हो गए हैं, वो सभी सतह पे खेले जाते हैं। और अगर हम सतह की बात करें तो सतह भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे प्राकृतिक घास, लकड़ी, सीमेंट का जो फर्श होता है वो, कृत्रिम टर्फ होता है, रबर, पीवीसी, सिंथेटिक स्पंज, ये सभी विभिन्न प्रकार के खेलों के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सतह क्षेत्र हैं। यानी कि प्राकृतिक, कहीं आप देखेंगे प्राकृतिक घासों पर
कोई चीज़ खेली जा रही है, ठीक है, या फिर लकड़ी का पूरा सरफेस होता है, या सीमेंट से युक्त सरफेस होता है, या कृत्रिम टर्फ होता है, आर्टिफिशियल बना हुआ होता है, रबर का कई बार होता है। आप लोग देखते हैं ट्रैक, आप लोगों ने बहुत इजीली देखा होगा, रनिंग के दौरान या कुछ भी होता है वहाँ ट्रैक बिछा होता है, ताकि जो ट्रैक होता है ना वो आपकी, आप देख सकते हैं पहले ऐसा नहीं था, तो अब ट्रैक क्या करता है, आपको एक आपकी जो गति है, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। आप इजीली आप उस पर स्लिप नहीं हो सकते हैं, आप गिर नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सतह के अंतर्गत आती हैं कि कैसे सतह में चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके लाभ, यानी कि अलग अलग प्रकार के आप लोग सतह देखते हैं तो उनके क्या लाभ हैं। चाहे वो प्राकृतिक हो गया है, आर्टिफिशियल हो गया है, या फिर ट्रैक जो रबर के हो गए हैं। सबसे पहला होता है चोट की कम संभावना होती है। आप लोग ने देखा ही होगा, जब हम एकदम मान लीजिए कोई ज़मीन है ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, तो वहाँ पे अगर खिलाड़ी अगर गिर जाते हैं तो उनको बहुत चोट लगेगी। वहीं अगर ट्रैक पे कोई खिलाड़ी गिर जाता है तो उसकी जो चोट लगने की संभावना है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो रबर का होता है। इसी प्रकार से मानसिक रूप से मजबूत करना, जब आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो ट्रैक है वो भी साथ दे रहा है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं ना कि ट्रैक, किसी 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 की स्पीड जो होती है वो ट्रैक के माध्यम से बढ़ जाती है, किसी की स्पीड, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्पीड को, आपकी चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो मानसिक रूप से वो व्यक्ति अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा जब वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, उसको चोट नहीं लगी होगी। ये आपकी गति को बढ़ाता है। तो आप देख ही सकते हैं, जब आप अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रैक अच्छे से है, तो आपकी गति जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपकी गति बढ़ेगी तो आपकी प्रदर्शन क्षमता में सुधार हो जाएगा, और प्रदर्शन क्षमता में सुधार होगा तो आप जीत जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझते हुए चलना है कि चोट की संभावना को कम करता है, मानसिक रूप से मजबूत करता है, गति को बढ़ाता है, और प्रदर्शन जो क्षमता है उसमें सुधार करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पहने योग्य जो गियर है, ये पहने हैं, तो पहने योग्य गियर और खेल उपकरण। तो आपको मैंने बताया पहने योग्य गियर मतलब ऐसे उपकरण, ऐसे गियर जो आप अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट में, मैंने उदाहरण दिया कि क्रिकेट में हेलमेट होता है, ठीक है। आप देखेंगे क्योंकि बॉल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड होती है कि अगर वो किसी को लगेगी तो चोट लग सकती है, इसीलिए हेलमेट, ठीक है, पैड्स होते हैं ताकि गिरे तो किसी के प्रॉब्लम, हाथ में या पैर में चोट ना लग जाए। तो गियर में सबसे पहला आता है माउथ गार्ड्स। आपने देखा होगा इसका प्रयोग चेहरे, दांत और खेल जीव आदि की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बॉक्सिंग के दौरान जो माउथ गार्ड्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, ताकि जब आपको वो पंच हिट करें तो वो आपके मुंह में ना लग के आपके दांत जो हैं, आपका मुंह जो है वो सुरक्षित रहे। तो इसका यूज़ ज़्यादातर बॉक्सिंग में किया जाता है, ठीक है, माउथ गार्ड्स का, जिससे आपकी सुरक्षा होती है। हेलमेट, आप लोगों ने देखा होगा, हेलमेट क्रिकेट में देख सकते हैं, हेलमेट जो होता है वो सिर की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो जो हेलमेट है वो सिर की चोट से आपको बचाता है। और क्रिकेट क्रिकेट बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें आप हेलमेट पहने हुए जो खिलाड़ी हैं उनको देख सकते हैं। मेन पर्पस ही यही होता है ताकि उनको खेल की, सॉरी, जो सर की चोट है उसको बचाया जा सके, क्योंकि जो आप जानते हैं सर की चोट होती है वो बहुत डेंजरस होती है, इसलिए। तीसरा है पैड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब खिलाड़ी जब आते हैं तो वो लोग तीन प्रकार के, या तो माउथ गार्ड्स पहन के आते हैं, या उनके सर पे हेलमेट होता है, और तीसरी चीज़ होती है पैड्स, यानी कि जब वो अपने कोहनी पर और अपने घुटनों पे जो पैड्स बांधते हैं, ताकि, क्योंकि खेलते समय कई बार गिरने के बड़े चांसेस होते हैं, तो इस दौरान अगर वो गिरे, चोट लग गई तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनको पहले ही प्रदान कर दिया जाता है पैड्स, ताकि उनके जो विभिन्न अंग हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। तो ये हो गए हैं आपके पहले योग्य गियर। अब बात करते हैं तकनीकी प्रगति, ठीक है। तकनीकी प्रगति का मतलब है, आप लोग देखते हैं आज के समय में, आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल, आपके आज के समय में ऐसी वॉच आ रही है जिसमें आप, जिसको पहन के आप अपनी हार्ट बीट ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी जो स्टेप्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने स्टेप चले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कितना एडवांस हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सेंसर, जिसमें सबसे पहला आता है सेंसर, ये एक प्रकार का तकनीकी प्रगति है जिसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनके स्वास्थ्य और उनकी जो बायोमेट्रिक है उसकी ये जांच करता है, ठीक है।
जांच करता है और जांच के आंकड़े प्रदान करता है उस टीम के मेंबर्स को, ठीक है, कि आपकी हार्ट रेट इतनी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो खिलाड़ी होते हैं उनको पता रहता है कि उनकी हार्ट बीट कितनी है और कहीं स्पोर्ट्स के दौरान बढ़ने के चांसेस तो नहीं है। तो जब आपको सारी चीज़ें पहले ही पता होती हैं तो आप उसको कम करने में आप या उस तरीके से आप अपनी योजना बनाते हैं और वैसे ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सेंसर इसका प्रयोग किया जाता है जो हाथों हाथ बहुत सटीक आंकड़े देता है और गति का विश्लेषण करता है। यानी कि सेंसर जो है उसका यूज़ बेसिकली खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और बायोमेट्रिक को जांचने के लिए किया जाता है। और इससे क्या होता है, हाथों हाथ आपके आंकड़े जो है वो मिल जाते हैं। आप देख ही सकते हैं आज के समय में ऐसी वॉचेस आ रही है, मैंने बताया तुरंत आपको हार्ट बीट बता देगा, आपको स्टेप्स बता देगा, तो आपको तुरंत वो आंकड़े दे देता है। इसके अलावा गति का विश्लेषण कर देता है कि आप इस गति से चल रहे हैं, आप इस गति से हैं, तो आपकी हार्ट बीट जो है वो कितनी उसका स्पीड है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेंसर के माध्यम से पता चल जाती हैं। नेक्स्ट, खेल उपकरण। अब कुछ खेल उपकरण के बारे में समझते हैं। देखिए, खेल उपकरण की अगर हम बात करें तो आपको लगेगा कि ये क्यों रखा गया है बदलती प्रवृत्ति के अंतर्गत। तो आप लोग जानते ही हैं कि 19वीं सदी में जो खेल उपकरण थे वो आज के समय में नहीं है, उनमें बहुत प्रकार का सुधार हुआ है, चेंजेस हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए तो पिछले कुछ समय में नए और बेहतर खेल उपकरण का विकास हुआ है, जिससे पारंपरिक खेल के उपकरण के डिज़ाइन और कार्यक्षमता में सुधार हुआ है, ठीक है। इसमें आता है एक डिजिटल मीडिया। देखिए, डिजिटल मीडिया का मतलब है, जैसे आप लोगों ने देखा है ना कई बार, कि आज आप किसी भी क्रिकेट जो होता है वो भी 2017-18 का आज आराम से आप देख सकते हैं, या जिन लोगों ने खेला होगा वो बड़े आराम से देख सकते हैं। तो डिजिटल मीडिया का मतलब है कि जो चीज़ें वो हो चुकी हैं उनको रिकॉर्ड कर लेता है। अब जो चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड की हैं तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इसको बार बार देखकर उसको जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाते हैं, उसको अच्छा करते हैं, ठीक है। तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि जो उन्होंने पहले परफॉर्मेंस दी है उसमें क्या कमी रह गई है, इससे वो अपनी जो भविष्य की जो प्रदर्शन है उसमें वो सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला है खेलों में तकनीकी प्रगति के लाभ। कि आज के समय में जो आप खेलों में तकनीकी प्रगति देख रहे हैं उसके क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला, खेल प्रदर्शन की विधि में सुधार करता है। तो खेल प्रदर्शन की जो विधि है, यानी कि जैसा आप खेल प्रदर्शित कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप खेल रहे हैं, उसकी विधि को जब आप रिकॉर्ड करते हैं, आप सारी चीज़ें आप एनालाइज कर पा रहे हैं, तो आप अपनी विधि में सुधार कर पाएंगे। इसके अलावा जो तकनीकी प्रगति है उससे खिलाड़ियों को सटीक फीडबैक मिलता है। सटीक मतलब मैंने आपको बताया कि आप कितनी, जैसे आपके पास अगर रिकॉर्ड किया गया है किसी भी परफॉर्मेंस को, तो आपके जो रेफर हैं या रेफरी हैं या फिर जो कोच है वो आपको बता पाएंगे कि आपको कहाँ पे और अच्छा करना है। वो आपको फीडबैक दे पाएंगे, आप अपने आप से फीडबैक ले पाओगे कि यहाँ गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम गलती यहाँ से नहीं होगी। इसके अलावा प्रदर्शन समय की सटीकता को बताता है, मापने में हेल्प करता है, यानी कि कितने समय में आपने अपना टास्क कंप्लीट किया, ठीक है, उस समय की सटीकता को बताता है। ये रेफरी का सटीक, जो रेफरी होते हैं उनको सटीक निर्णय लेने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अगर सभी आंकड़े होंगे तो वो अच्छे से निर्णय ले पाएंगे, सटीक निर्णय ले पाएंगे, जिससे किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा खेल उपकरणों के डिज़ाइन में सुधार करता है। तो खेल के उपकरण जो हैं, जब आपको पता हो जाता है कि आपकी जो हार्ट बीट है, आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, तो इससे आप अपने जो खेल के उपकरण हैं उनमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से खेल में तकनीकी जो प्रगति है उसके लाभ हैं। अब बात कर लेते हैं शारीरिक शिक्षा में कैरियर और विकल्प। तो मैंने आपको बताया था कि शारीरिक शिक्षा पढ़ने के बाद आप किन किन कैरियर को अपना सकते हैं, जिसमें से पहला है आप शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं, हम कोई भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है टीचर। वैसे ही एक होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपके स्कूल में है भी, तो आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा शिक्षक बन सकते हैं, यानी कि आप केवल स्वास्थ्य से संबंधित ही शिक्षा देने वाले शिक्षक बन सकते हैं, जिनको जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग जगह वो कर सकती है जब उनके कार्यक्रम होते हैं। आप खेल कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है जो अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे आपके स्कूल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप खेल कोऑर्डिनेटर बनेंगे तो आप खेलों को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे कि इस स्थान पे आप प्रबंधन अच्छे से कर पाएंगे। आप खेलों के कोऑर्डिनेटर के लिए जाने जाएंगे। पेशेवर कोच बन सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े, जैसे बॉक्सिंग हो गया है, क्रिकेट हो गया, उनके लिए कोच होते हैं, ठीक है। तो आप जब फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, आगे ग्रेजुएशन
फिर एमएड या इसमें पीएचडी करते हैं, तो इससे क्या होता है, आप पेशेवर कोच के रूप में जाने जाते हैं। आप पेशेवर कोच बन सकते हैं, खेल प्रशासक बन सकते हैं, स्वास्थ्य और फिटनेस क्लब के प्रबंधन बन सकते हैं। यानी कि आप अपना कोई भी, या तो आप अपना क्लब्स खोल सकते हैं, फिटनेस क्लब, ठीक है, या किसी का फिटनेस क्लब है तो वहाँ पे आप एज अ मैनेजर बन सकते हैं, वहाँ आप मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी जॉब है। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में अलग अलग प्रकार के आर्टिकल्स आते हैं, और जो आर्टिकल्स होते हैं ना, वो बेसिकली आप देखेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और उसके नीचे लिखा होता है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट मीन्स कि ये टॉपिक उस स्पेशलिस्ट, उस विषय के स्पेशलिस्ट ने लिखा है। तो इसी प्रकार से आप भी एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, आप एक योग प्रशिक्षक बन सकते हैं, आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं इसमें फिजिकल एजुकेशन में। आपको या किन्हीं बच्चों को अगर इसमें इंटरेस्ट है तो वो बहुत अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं। एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसमें। तो आप सभी इसमें अपने बेस्ट देने की कोशिश करें, समझें इसे कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को क्लास 11-12 के बाद ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो अपने फ्यूचर को समझने में। खत्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं खेल कार्यक्रम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेलो इंडिया कार्यक्रम। तो मुझे लगता है खेलो इंडिया कार्यक्रम को अगले लेक्चर में मैं समझाती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो आप लोग थोड़े से बोर हो जाएंगे और ये चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। तो आप लोग बोर मत होइए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करा दूँगी। बट अभी जो मैंने पढ़ाया है, आई होप आप लोगों को वो समझ में आया हो, एंड आप लोग प्लीज़ उसको अच्छे से तैयार कर लेना और मुझे बताना भी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मैं जल्दी सेकंड वीडियो ला सकूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्चुअली डिले हो जाता है, बिकॉज मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से रहिए आप लोग, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू।